क्या ये दूर रहे हमसे, बचाओ। No, stay away. What do I want? दूर रहो तो आने वास, बचाए कर करो। नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ ये रांची के एक पॉश एरिया में गर्ल्स हॉस्टल की है। एक्चुअली रांची के बहुत सारे छोटे बड़े शहरों में बच्चों के पास पढ़ने के लिए सुविधाएं नहीं हैं और उन सुविधाओं को तलाश करते करते बच्चे रांची तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पढ़ने के दौरान वो हॉस्टल में रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी मेरे पास है जो मैं आपको अभी सुनाने जा रहा हूँ। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही हो तो ऐसी ही अनकही और अनसुनी कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी है रांची के एक गर्ल्स हॉस्टल की और इस कहानी को भेजा है मनोज ने, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि उनके नाम को, गर्ल्स हॉस्टल के नाम को और उनके शहर को ना बताया जाए। तो मैं जो भी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये स्टोरी मैं कैरेक्टर को उनके असली नाम से नहीं बुलाऊंगा। मनोज, जिनकी उम्र 30 से 35 साल की रही होगी और वो एक रांची के गर्ल्स हॉस्टल में केयर टेकर के रूप में जॉब कर रहे थे। ये करीब 1 साल से इस गर्ल्स हॉस्टल में काम कर रहे थे। ये सरायकेला डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव संथाल से आए हुए थे और पिछले 1 साल से इस गर्ल्स हॉस्टल पे काम कर रहे थे। मनोज बताते हैं कि ये गर्ल्स हॉस्टल 1930 के दशक का रहा था, मतलब कि भारत की आज़ादी से पहले की। लोकल्स बताते हैं कि पहले ये जो हॉस्टल है ये अंग्रेज़ों के ज़माने में एक जेल हुआ करता था, जहाँ क्रांतिकारियों को उन्हें यातनाएं दी जाती थी और उन्हें कैद करके रखा जाता था। लेकिन अब इसे गर्ल्स हॉस्टल में तब्दील कर दिया गया है ताकि दूर दराज से आने वाली जो भी लड़कियां हैं उन्हें अच्छी तालीम दी जा सके, वो रांची में रह सके, सस्ते दर पे इस हॉस्टल पे रहकर और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। दिन में इस हॉस्टल का माहौल बहुत ही अच्छा खुशनुमा रहता है, लेकिन सारी लड़कियां अपने कमरों में बंद हो जाती हैं। मनोज बताते हैं कि कई बार मैंने उन लड़कियों से बात करने की कोशिश की। लड़कियां बताती हैं कि वार्डन मैडम ने मना किया है कि शाम को 7 बजे के बाद कोई भी लड़की बाहर नहीं रहेगी, इसलिए कोई भी लड़की बाहर नहीं रहती थी। मनोज बताते हैं कि चूँकि लड़कियों को वार्न किया गया था, इसलिए मैं भी अपने कमरे से 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता था। अभी कुछ दिनों पहले रंजना नाम की एक लड़की उस हॉस्टल में आई थी। उसने रांची यूनिवर्सिटी में बीएससी में एडमिशन लिया था और उसे पढ़ाई करने के लिए रांची में रहना था, तो उसने इस हॉस्टल में अपना दाखिला करवा लिया। वो बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। हंसना बोलना बहुत ज़्यादा लोगों के साथ नहीं करती थी, इंटरेक्शन बहुत कम होता था। और इसे जो कमरा मिला था उस हॉस्टल के टॉप फ्लोर पे एक कमरा मिला था, कमरा नंबर 17। उसी कमरा नंबर 17 में ये रहती थी। मनोज बताते हैं कि मैं अक्सर उसे देखा करता था, वो कमरे में कम और बाहर ज़्यादा रहती थी। शाम में भी सभी लड़कियां अपने कमरे में बंद हो जाती थी, लेकिन इसे सेल फोन से बात करते हुए मैं इसे देखा करता था। कभी किताब हाथ में लेकर पढ़ाई करते हुए कॉरिडोर पे ही दिखती थी। एक बार मैंने उससे पूछा कि वार्डन मैडम ने जब मना किया है कि 7 बजे के बाद किसी भी लड़की को बाहर नहीं रहना है, फिर तुम क्यों बाहर रहती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? उसने कहा कि नहीं, चूँकि मैं गांव से आई हुई हूँ और गांव में छोटे से ही बोंगा की कहानी सुनते हुए आई हूँ।
एक्चुअली ये बोंगा जो है आदिवासी और संथाल के लोग बोंगा मतलब आत्मा कहते हैं। जो उनके वंशज होते हैं उनके आत्मा को ये लोग बोंगा कह के पुकारते हैं। रंजना का कहना था कि बचपन से मैं बोंगा के कहानियाँ सुनकर बड़ी हुई हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता। फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम अक्सर बाहर क्यों रहती हो, बाकी लड़कियों की तरह कमरे में भी तो रह सकती हो। उसने मुझे बताया कि कमरे में रहना तो चाहती हूँ, लेकिन कमरे में एक अजीब सी बदबू आती है और खिड़की दरवाज़ा बंद करने के बाद भी बहुत ज़्यादा ठंड रहता है मेरा रूम, मुझे बहुत ठंडी लगती है। ये बातें करने के बाद मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ और वो अपने कमरे में चली जाती है। मनोज बताते हैं कि कुछ दिनों बाद एक दिन मैं हॉस्टल का राशन लेने के लिए दुकान जा रहा था और सामने से रंजना मुझे दिखाई दी। वो कॉलेज से पढ़ाई कर वापस आ रही थी। उसका चेहरा अजीब सा पीला पड़ा हुआ था, वो बहुत बीमार दिख रही थी। मैंने उसके तरफ देखकर मुस्कुराया। वो मेरी तरफ देखी, लेकिन बिना कोई रिस्पॉन्स दिए वो सर झुकाकर अपने कमरे की तरफ चली गई। शाम को जब मैं राशन लेकर लौटा, पूरा हॉस्टल शांत था। ना मोबाइल से कोई बात कर रहा था, ना कोई आवाज़ आ रही थी। बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था हॉस्टल। और वैसे भी शाम को 7 बजे के बाद हॉस्टल बिल्कुल शांत हो जाया करता था, लेकिन आज थोड़ा जल्दी ही शांत हो गया था। मैंने इन सब चीज़ों को नोटिस किया और फिर अपने कमरे में चला गया। रात को करीब 9 बजे मैं अपने कमरे में बैठकर खाना खा रहा था। तब भी मुझे ऊपर की मंजिल से अचानक तेज रोने की आवाज़ आई। पहले मुझे लगा कि शायद किसी लड़की की तबीयत खराब होगी या आपस में कोई मस्ती कर रही होगी या कोई एक दूसरे को डराई होगी, जिसके वजह से ये चिल्लाने की आवाज़ आई। लेकिन ये रोना सामान्य नहीं था। इस रोने की आवाज़ में अजीब सा डर था, जैसे कोई दर्द से रो रहा हो। मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपना टॉर्च निकाला और उस आवाज़ की तरफ भागा। वो आवाज़ टॉप फ्लोर से आ रही थी। मैं दौड़ा, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और अंततः मैं चौथी मंजिल पर चढ़ा। चौथी मंजिल जहाँ रंजना रह रही थी। रंजना के कमरे के पास जैसे ही मैं पहुँचा, वो रोने की आवाज़ फिर आई। रंजना के कमरे का दरवाज़ा बंद पड़ा हुआ था। मैंने बाहर से आवाज़ दिया, रंजना तुम ठीक हो? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया। तभी अचानक मेरे कान के सामने ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसाकर मुझे बोल रहा हो, उसे मत बुलाओ। मनोज बताते हैं कि मेरी रूह कांप गई। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा हुआ था, वहाँ कोई नहीं था। अचानक रंजना के कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर की ओर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने एसी फुल ताकत से चला दिया हो। अचानक उसने झटके से अपना गर्दन मेरी ओर घुमाया। उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मैं और रंजना उस कमरे में अकेले थे। जैसे ही उस कमरे के दरवाजे बंद हुए, एक अजीब सी ठंड उस रूम में महसूस होने लगी। रूम बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा हो गया। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। रंजना ने बेहद भारी आवाज़ से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों रहते हो? मैं घबराकर पीछे हटा। तभी कमरे की दीवारों पर खून टपकने लगा। उसके पीछे की दीवार पे एक लाइन उभर कर आई, सेल नंबर 17, सजा आज भी जारी है। अब मुझे समझ आ गया कि हो ना हो, ये जो कमरा है ये यातना घर रहा होगा। यहीं उन क्रांतिकारियों को सजा दी जाती होगी, यहाँ क्रांतिकारियों को यातनाएं दी जाती होंगी। मैं कुछ समझ पाता, अचानक रंजना बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। मैं जैसे तैसे उस कमरे का दरवाज़ा खोला और नीचे की ओर भागा। वार्डन मैडम से सारी बात बताई और वार्डन मैडम
मैं दौड़ते हुए उसके कमरे में फिर वापस पहुँचे। वहाँ हमने देखा रंजना ज़मीन पर बेहोश गिरी हुई है। हमने उसे उठाया और हॉस्पिटल ले गए। पूरे दिन वो बेहोश रही। दूसरे दिन शाम को उसे होश आया। हम लोगों ने काफ़ी पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था, उस कमरे में क्या हो रहा था। उसने बताया कि रोज़ रात को कोई मेरे बिस्तर के नीचे बैठकर रोता है और मुझे बोलता है यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। मैं वार्डन की तरफ देख रहा था, वार्डन रंजना की तरफ देख रही थी। दूसरे दिन रंजना को डिस्चार्ज कर दिया गया और वो हॉस्टल दोबारा कभी नहीं आई। मनोज बताते हैं कि उसके बाद भी कई लड़कियों ने रात में चलने की आवाज़, रोने की आवाज़ और फुसफुसाहट की आवाज़ उन्होंने सुनी है। इसकी शिकायत वार्डन मैडम से भी की है। आज भी उस हॉस्टल में रात को 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। सब लोग अपने कमरे में कैद होकर रहते हैं, क्योंकि सब जानते हैं आज भी उस हॉस्टल की दीवारों में अंग्रेजों के ज़माने में जो क्रांतिकारियों के साथ यातनाएं हुई हैं, उनकी तड़पती आत्माएं आज भी उन दीवारों में कैद हैं, जो आज भी इंसाफ ढूंढ रही है, क्योंकि सजा आज भी जारी है। ये कहानी कैसी लगी आपको? आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर कमेंट करोगे, और यदि इस तरह की कहानियाँ आप लोगों को पसंद आ रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। मिलते हैं एक नई अनकही अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।